ये टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना, और प्रस्तावना के साथ एक दूसरा टॉपिक पढ़ना है संविधान के मूल ढांचे एवं निर्माण के समय क्या विचार था। पॉलिटी में प्रस्तावना संबंधित बहुत सारे कंपटीशन में अलग अलग तरह से घुमा घुमा के क्वेश्चन आते हैं, वो सारा चीज़ इसमें देखा जाएगा। और संविधान के मूल ढांचे में क्या इसकी प्रक्रिया है, बार बार आता है कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उस प्रस्तावना के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो उससे संबंधित इसमें हम लोग देखेंगे। सबसे पहले स्वतंत्रता के समय की बात आप समझ लीजिए कि जब देश स्वतंत्र हुआ था 1947 में, 1947 में, तो क्या सबको आज़ादी प्राप्त हुई थी या सबको जो आज़ादी चाहिए थी वही आज़ादी मिली थी? देश आज़ाद कराना, क्या सभी व्यक्ति देश आज़ाद कराना चाहते थे? तो देश की आज़ादी से संबंधित जो भी विचार और पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो सबका अलग था। ऐसे तो हम लोग कहते हैं कि देश आज़ाद हो गया, लेकिन देश आज़ाद तो हुआ, लेकिन हर व्यक्ति को आज़ादी मिली कि नहीं मिली, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। तो हर व्यक्ति के आज़ादी के सबसे पहले विचार अलग थे। किसान का आज़ादी का मतलब था कि जमींदार से आज़ादी, जो उनके ऊपर शोषण किया करते थे। महिलाओं की आज़ादी का मतलब था कि उनके प्रति जो दुर्व्यवहार रखा गया था, दुर्भावना रखा गया था, उनके लिए जो सीमा का निर्धारण किया गया था, जीवन इससे ऊपर नहीं जीना है, उससे आज़ादी। जो छोटे और समाज के ऐसे तबके के लोग थे जो समाज में कटे हुए रहते थे, मुख्य धारा से कटे हुए थे, उनका था, उनको मुख्य धारा से जुड़ना था, उससे प्रति उनकी आज़ादी। हर व्यक्ति की आज़ादी के पॉइंट ऑफ व्यू अलग थे। तो ये एक कहा जा सकता है समाजवाद में या समाजशास्त्र का एक ये टॉपिक हो सकता है कि जो भी व्यक्ति की आज़ादी या जिस चीज़ की आज़ादी हम लेते हैं क्रांति करने के बाद या संघर्ष करने के बाद या आंदोलन के बाद, तो क्या उस क्षेत्र में जो प्रत्येक नागरिक है उसको अपने अनुरूप जो उसे आज़ादी चाहिए थी वो आज़ादी मिलती है? तो ऐसा नहीं है। सबको सभी प्रकार की आज़ादी एक आज़ादी से प्राप्त नहीं हो सकती। जैसे अंग्रेज़ देश पर आज़ादी करते थे तो चले गए, उसके बाद बहुत लोग की जमींदारी वाला प्रथा रही गया, तो फिर धीरे धीरे उनको संविधान ने आज़ादी दी। जमींदारी उन्मूलन कानून आया, उसको हटाया गया, लैंड रिफॉर्म कानून। वो कानून ऐसे थे जो कानून धीरे धीरे किसानों को ऊपर लाया। अभी फ़िलहाल में आप देखेंगे किसान बिल एक चल रहा है, एक मुद्दा है। इस मुद्दे में भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू जिसमें किसान विरोध कर रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको प्रस्तावना के अंदर मूल रूप से प्राप्त होगा, आप देखेंगे ढंग से। तो प्रस्तावना में ये आपको जो क्लास में दे रहा हूँ ये एनसीईआरटी बेस भी है, एम लक्ष्मीकांत बेस भी है, परीक्षावाणी भी है और लुसेंट भी है। चारों का ये सार है। ये एक लंबा वीडियो है, एक लंबा क्लास है आपका, जो पूरा प्रस्तावना को क्लियर करेगा। तो सबसे पहले तो हम आपको क्लियर बता देते हैं कि प्रस्तावना संबंधित क्या क्या प्रावधान है। ठीक है, मैं भी इसका पूरा ऑनलाइन चीज़ें नहीं आपको मिले हम लोग के चैनल पे भी, क्योंकि इतना लंबा वीडियो डालना कोई संभव नहीं है। किसी और दिन इसको हम डालेंगे, लेकिन ये जो संविधान के मूल ढांचे और निर्माण के प्रति विचार है, इस पर जो बात हम बता रहे हैं वो कम से कम ऑनलाइन आएगा और आप लोग समझ लीजिए। उसके बाद प्रस्तावना में भी हम दूसरे पार्ट में डालेंगे, प्रस्तावना पे जब चलेंगे। एक बात सबसे पहले जो किताबों में नहीं होता है, जो चीज़ें आप किताब में नहीं पाएंगे वो मैं बता दे रहा हूँ, तो जो बच्चे ऑनलाइन भी देखेंगे उनको भी पता चल जाए। प्रस्तावना तो बुक में है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। बहुत कुछ चीज़ें ऐसे भी हैं जो समझाया जा सकता है। बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे जो प्रस्तावना को एक्सप्लेन किए हैं, लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है। प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम अधिवेशन संविधान सभा का हुआ था। दूसरा अधिवेशन 11 दिसंबर 1946 को 2 दिन बाद हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का बनाया गया। 2 दिन बाद उन लोगों को जो समझ में आया संविधान सभा के सदस्यों को, 2 ही दिन बाद एक स्थायी अध्यक्ष का चुनाव कर लिया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सिंपल तरीके से समझे, ज़्यादा इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। 11 और 9 में 2 दिन का डिफरेंस है, सेम सन है, सन में कोई परिवर्तन नहीं है। 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष
और 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष। जब स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू के द्वारा संविधान सभा में सबसे पहले प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा गया, उद्देशिका से संबंधित प्रस्ताव रखा गया और कहा गया कि हम उद्देशिका या प्रस्तावना को जो आपके सामने रखेंगे या बनाएंगे उसको हम क्या करेंगे, इस प्रकार से बनाएंगे कि जो हमारा संविधान अंदर का होगा उसकी पूरी आईना, उसकी पूरी झलक केवल पहले पेज उद्देशिका से दिख जाए। इतनी बात समझ में आई। तो प्रस्ताव तो रखा गया 1946 को, लेकिन संविधान सभा के द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है लगभग 12-13 महीने बाद, फरवरी 1947 को। समझ में आ रही बात? फरवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा इसको स्वीकार किया गया। फिर अक्टूबर में संविधान निर्मात्री सभा, ठीक, और उससे पहले डेट मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, मैं भी आपको बता देता हूँ। प्रारूप समिति जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी भीमराव अम्बेडकर, इनके द्वारा स्वीकार किया गया। संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया तिथि अलग है, प्रारूप समिति के द्वारा स्वीकार किया गया उद्देशिका को अलग है, और संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा स्वीकार किया गया अलग है। दोनों में अलग अलग बातें हैं, ये बात याद रखिएगा। स्वीकार करने में आपको 3 लोगों को पढ़ना है, 3 डिपार्टमेंट पढ़ने हैं, तीनों ने अलग अलग समय पर इसको स्वीकार किया। लेकिन प्रस्ताव लाया गया है 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इतनी बात समझ में आई। सबसे लॉजिकली बात मैं आपको बता दे रहा हूँ जो प्रस्तावना से पहले आपको जानना है। संविधान सभा का जब गठन हुआ था तो संविधान सभा में किस आधार पर किसी भी अनुच्छेद, किसी भी विचार, किसी भी मुद्दे को, किसी भी कानून को संविधान में लागू किया जाएगा, इस पर पहले संविधान सभा के सदस्यों ने विचार किया था। वोटिंग सिस्टम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वोटिंग सिस्टम, जैसे मैं कह रहा हूं कि मूल अधिकार होना चाहिए और कोई कह रहा है कि मूल अधिकार नहीं होना चाहिए, तो इस पे वोटिंग कर लेते हैं। तो इस सिस्टम को, इस पद्धति को सभी संविधान सभा के सदस्यों ने एकमत होकर नकार दिया था। कारण इसका ये था कि संविधान सभा में जितने भी सदस्य थे, अगर उनके द्वारा वोटिंग किया जाएगा हाँ के पक्ष में, समर्थन के पक्ष में, तो जो ना के पक्ष में होंगे, जो समर्थन नहीं देना चाहते हैं, उनके मध्य और समर्थन देने वालों के मध्य एक कटुता का भाव आएगा। इस उद्देश्य से कि संविधान जो भी बने, इस संविधान सभा में जितने भी सदस्य हैं, सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर समर्थन हो, उनका एक मत हो। और अगर कोई ऐसी बात हो जाती है जिसमें हमारी राय कुछ अलग, उनकी राय कुछ अलग, तो हम बैठ के दोबारा अधिवेशन करके, चर्चा करके, विचार करके उसको क्या करेंगे, फिर से सही करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बट वोटिंग सिस्टम नहीं होगा, मत प्रणाली लेने का एक जो सिद्ध प्रक्रिया है वो नहीं होगी, पद्धति नहीं होगी। ये चीज़ें संविधान सभा के गठन के बाद, जब संविधान का निर्माण होने लगा, तो पहले ही इसका निर्णय कर लिया गया था। ये चीज़ें किताबों में नहीं है, इसको भी आप जानिए। जरूरी है कि संविधान सभा में जितने भी हमने अनुच्छेद लाए हैं, क्या उस पर लास्ट में बैठ के, जैसे आज संसद में होता है, जो भी इस बिल के विधेयक के पक्ष में है वो हाँ कहें तो बहुत लोग हाँ चिल्लाते हैं, बहुत लोग ना चिल्लाते हैं। ऐसा कोई प्रक्रिया संविधान सभा के निर्माण में संविधान के अनुच्छेदों को शामिल करने के दौरान नहीं थी। कारण ये था कि सभी लोग का एक मत हो संविधान बनते समय। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। एक इंटरप्रेटर कहा जाता है, एक आलोचना कही जाती है कि इंग्लैंड का संविधान या ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है। ये भी गलत बात है। ब्रिटेन का संविधान सब कुछ लिखित है, लेकिन कहा जाता है लिखित नहीं है। सबसे बड़ा संविधान भारत का है जो लिखित है। सबसे पुराना संविधान अमेरिका का है, ठीक है, जो सबसे पहले आया था। अमेरिका में भी और यहाँ में भी बहुत सारे प्रावधान हमारे मिलते हैं, बहुत सारे प्रावधान नहीं मिलते हैं। कुछ ऐसे जैसे विधेयक आज हम अगर आपको दिखाएं प्रस्तावना, तो प्रस्तावना में 3 चीज़ें आपको, 3 भाग आपको मिलेंगे। भाग 3, भाग 4 और भाग 20। अगर भाग 3 की बात करेंगे तो 12 से 35 तक, भाग 4 की बात करेंगे 36 से 51 तक,
और भाग 20 की बात करेंगे तो 362 संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो, ठीक है, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो मिलेगा। यानी प्रस्तावना के अंदर ये 3 भाग हमें मूल रूप से दिखेंगे। तो संविधान सभा के जितने भी